Alright, class 10. Now we move on to the rise of nationalism in Europe, lecture 9. In this lecture, we will study about the case of Britain. So, before going to the Britain study, we have seen the case of Italy and Germany. You saw that Italy and Germany was they were divided into different regions, and the unification of both these countries was a result of revolution. Okay, at that time there was, you can see, there was army, there was people who were in favor of unify the both countries, और in many countries in Europe. तो आपने देखा था कि यूरोप के बहुत सारे देशों में देशों को एक किया जा रहा था, यूनिफाई किया जा रहा था, एक कल्चर, एक भाषा, जो डिवीजन में बटे थे। तो ये जो परिणाम रहे, ये जो रिजल्ट रहे, ये रिजल्ट रहे रेवोल्यूशन के, क्योंकि देशों को एक करने का मतलब था वहां पे रूल करने वाले राजाओं को, वहां पे रूल करने वाले रूलर्स को हटाना, और ये रेवोल्यूशन के बेस पर ही संभव था। तो रेवोल्यूशन हुई, इन देशों में लड़ाइयां लड़ी गई देश को एक करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए। तो ये रिजल्ट रहा जिसकी वजह से ये देश यूनिफाई हो पाए, एक हो पाए, एक बड़े लेवल पर एक देश बन पाए, जिसे नेशन स्टेट कहा गया है। नाउ वी सी द केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का केस यहाँ पे स्ट्रेंज बताया गया है। अनोखा क्यों बताया गया है? क्योंकि ब्रिटेन का केस किसी भी यूरोपियन देश के मुकाबले अलग था। यूरोप के देशों ने जहां लड़ाइयां लड़ी, रेवोल्यूशन की अपने देश को यूनिफाई करने के लिए, ब्रिटेन में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। तो इस वजह से ब्रिटेन के केस को स्ट्रेंज कहा गया है। The formation of the nation state in Britain did not happen because of a sudden upheaval or revolution. तो जो नेशन स्टेट बनना यानी देश का बनना था ब्रिटेन का, वो किसी रेवोल्यूशन के कारण नहीं हुआ, या किसी सडन सिचुएशन के कारण नहीं हुआ, किसी लड़ाई के कारण नहीं हो पाया। ये इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। यह एक बहुत लंबा प्रोसेस था जो चला था, एकदम से नहीं हुआ। जैसे ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, इटली एकदम से बने थे, तो ये एकदम से देश नहीं बना था। इसका प्रोसेस काफी लंबे टाइम से चल रहा था। बिफोर दैट इज सेंचुरी देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। The British Isles were divided into different ethnicities like English, Welsh, Scot और Irish। जो इंग्लैंड का आइजल थे, जो इंग्लैंड का ये द्वीप था, ये डिवाइडेड था डिफरेंट एथनिसिटीज में। तो इसमें इंग्लैंड था, यहां पर ये था आयरलैंड, और ये था स्कॉटलैंड। तो इस तरह से ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। Each ethnic group had its own culture and political tradition। और हर जो ग्रुप था, जैसे इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, इनका अपना कल्चर था, इनकी अपनी पॉलिटिकल ट्रेडिशन थी। The English nation steadily grew in wealth, importance and power, thus it was able to extend its influence on the other nations of the isle। तो इंग्लैंड यहाँ पर धीरे धीरे रिच हुआ, पैसे वाला बना, उसकी वेल्थ बढ़ी, उसकी पावर बढ़ी, तो उसने धीरे धीरे बाकी दो स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड आपको पता ही, एक चोर था बहुत बड़ा, जिसने पूरी दुनिया से चोरी की, कॉलोनीज बनाई। भारत भी एक ऐसा ही देश था जहां से उसने लूटा। तो इस लूट के दम पे एक लुटेरा बनकर इंग्लैंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट रीजन बनकर उभरा। अब जिसके पास पैसा, उसके पास पावर भी है। तो इसके पास पैसा भी था और पावर भी थी, और इसी के दम पर इसने स्कॉटलैंड और आयरलैंड के ऊपर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया, इन्फ्लुएंस किया।
The English Parliament seized power from monarchy in 1688 after a prolonged conflict. इसके साथ इंग्लिश पार्लियामेंट और ब्रिटेन क्राउन यानी जो राजा था और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी उसके बीच में बहुत ही लंबे टाइम से एक खींचातान चल रही थी पावर को लेके और वो फाइनली 1688 में पूरी हुई जिसमें इंग्लिश पार्लियामेंट जीत गई और राजा से पावर ले ली गई। जो रूलिंग करने की पावर थी वो अब इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथ में आ गई। अब राजा सिर्फ नॉमिनल रह गया, सिर्फ नाम मात्र का। The English Parliament was instrumental in forging the nation state of Britain और इसी इंग्लिश पार्लियामेंट ने फिर नेशन स्टेट यानी ब्रिटिश को यूके बनाया, यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट ब्रिटेन। The Act of Union 1707 between England and Scotland resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain। और अब 1707 का एक एक्ट आता है, कानून बनाया जाता है इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जिसमें कहा जाता है कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड इन दोनों को एक कर दिया जाएगा, एक साथ मिला दिया जाएगा और उसको नाम दिया जाएगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसका मतलब क्या है, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। In this union, England was the dominant partner and thus the British Parliament was dominated by its English member। और इस तरह से इंग्लिश पार्लियामेंट का रोल इंपॉर्टेंट होने के कारण यहाँ पर इन दोनों देशों की जो पार्लियामेंट बनी उसमें इंग्लिश मेंबर का रोल काफी पावरफुल था। उन्होंने स्कॉटिश को कभी भी बोलने का मौका नहीं दिया, उन्होंने अपनी चलाई पूरी तरह से, जो कमान थी, जो ऑर्डर था, सिस्टम जो था वो अपने हाथ में रखा। The British identity grew at the peril of Scottish culture and political institution। और इस तरह से इंग्लैंड जो था वो यहाँ पर एक डोमिनेंट, एक पावरफुल नेशन बनकर आया और पूरा जो ब्रिटिश था उसमें क्या हुआ, स्कॉटिश कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो थे स्कॉटलैंड के उनको हटा दिया गया, बर्बाद कर दिया गया और पूरा ही पूरा यहाँ पर इंग्लैंड छा गया। तो स्कॉटिश का आपने देखा था, अलग कल्चर था, उनकी अलग इंस्टीट्यूशन थे, उनको यहाँ पे साइड कर दिया गया और इंग्लैंड वालों ने जैसे चाहा वैसे सिस्टम को चलाया। The Scottish felt terrible repression whenever they attempted to assert their independence। और स्कॉटलैंड वाले जब कभी इस इंग्लैंड के दबाव के खिलाफ आवाज उठाते उनको दबा दिया जाता, बुरी तरीके से उनको रिप्रेस किया जाता था जब भी वो अपनी आजादी की बात कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी भी इंग्लैंड के साथ मिलाना नहीं चाहा था। वो चाहते थे कि वो मिले, लेकिन कैसे मिले, इंडिपेंडेंट होकर, उसकी अपनी कल्चर, अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रहे, इंग्लैंड के अपने रहे, तो दोनों किसी भी दबाव में ना रहे, कोई किसी के कंट्रोल में ना रहे। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर कंट्रोल बनाए रखा, स्कॉटिश को ये चीज पसंद नहीं थी, दैट इज व्हाई दे डिमांडेड देयर इंडिपेंडेंस बट suppressed by the British। They were forbidden to speak their Gaelic language or wear their traditional dress। Many of them were forcibly driven out of their homeland। और उनके साथ जैसे भारत में ब्रिटिश ने, इंग्लैंड वालों ने अपनी घटिया हरकतें की थी वो उन्होंने स्कॉटिश के साथ भी की। स्कॉटिश को अपनी भाषा भी नहीं बोलने दी गई, उनको कहा गया कि आप इंग्लिश ही बोलें, जबकि उनकी भाषा थी गैलिक। और अपने ट्रेडिशनल ड्रेस भी अगर वो पहनते थे तब भी उनको मना किया जाता था और बहुत सारे स्कॉटिश को उनके ही रीजन से बाहर भगा दिया गया। Ireland suffered a similar fate। It was a country deeply divided between Catholic and Protestant। और यही हाल हुआ आयरलैंड के साथ, जो तीसरा देश है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, उसके साथ भी इंग्लैंड ने ऐसा ही किया। आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड है। तो जो चर्च है या क्रिश्चियनिटी है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वो होते हैं जो पुराने सिस्टम में विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं भाई चर्च जो है वो कुछ भी कर सकता है, चर्च की जो अंधविश्वास है उसको मानते हैं वो। और प्रोटेस्टेंट होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं ये भी, लेकिन ये नए जमाने के क्रिश्चियन होते हैं, ये किसी भी चर्च सिस्टम में विश्वास नहीं रखते, किसी अंधविश्वास को नहीं मानते। तो ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं।
The Protestant of Ireland established their dominance over the majority Catholic through the English help. तो अब यहाँ पर इंग्लैंड जो प्रोटेस्टेंट है, इंग्लैंड कैथोलिक नहीं है, इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट है, तो इंग्लैंड यहाँ पर आयरलैंड के अंदर जाके प्रोटेस्टेंट का साथ देता है और उनको हेल्प करता है कैथोलिक के ऊपर अपना रूल करवाने की, अपना प्रभाव जमाने की। There was a failed revolt led by Wolfe and his United Irishmen in 1798 और यहाँ पर एक रिवोल्ट की जाती है इसके खिलाफ, वॉल्फटोन और आयरिशमैन था ये और उसके साथियों के द्वारा, लेकिन ये सफल नहीं हो पाती है, रिवोल्ट फेल हो जाती है और यहाँ पर प्रोटेस्टेंट का रूल आ जाता है। यानी हम इनडायरेक्ट कहें तो इंग्लैंड आयरलैंड पे भी अपना रूलिंग स्टार्ट कर देता है। After that, Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801 और इस तरह से जैसे स्कॉटलैंड को मिलाया गया था, एक एक्ट और बनाया जाता है 1801 में, जिसमें आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना दिया जाता है। Now, United Kingdom comprises three nations: Ireland, Scotland and England। तो इस तरह से आपने देखा यूनाइटेड किंगडम कैसे बना। The English culture was propagated forcefully to forge a new British nation। और अब यहाँ पर एक ऐसा देश बना था जिसमें इंग्लिश कल्चर का बोलबाला था। आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अपने कल्चर को यहाँ पर छोड़ देना पड़ा और इंग्लिश कल्चर जो था वो यहाँ पर प्रोपोगेट किया गया। The older nation survived only as subordinate partner in the union। और जो पुराने देश थे यानी स्कॉटलैंड और आयरलैंड, जिनका एक बहुत बड़ा इतिहास था, जो हिस्टोरिकली काफी डिस्टिंक्ट थे, अलग थे इंग्लैंड से, अब उनको इस यूनियन में यानी इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में इंग्लैंड के नीचे सबॉर्डिनेट बन के रहना था। सबॉर्डिनेट मतलब उसका नीचे का जो असिस्टेंट होता है उसके तौर पे अब रहना था। अब जो होगा इंग्लैंड की मर्जी से होगा, जो भी रूलिंग होगी, जो भी यहाँ पे सिस्टम होगा, वो सारा इंग्लैंड की मर्जी का गुलाम बन चुका था। तो इस तरह से यहाँ पर इन तीनों देशों को एक कर दिया गया और रही इसमें डोमिनेंस किसकी रही? इंग्लैंड की। और इस तरह से तीनों देश बनकर आए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें किसका बोलबाला रहा? इंग्लैंड का। विजुअलाइजिंग द नेशन, नाउ वी सी द नेशन विजुअलाइजेशन। नेशन विजुअलाइजिंग क्या होता है कि देश को कैसे देखा गया। किसी भी देश को जब देखा जाता है, आप पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति के तौर पे अपने देश को देखते हो, तो आप कैसे देखते हो? आप मैप को तो देखते नहीं कि हाँ भाई ये हमारी देशभक्ति का वो है। आप जब भी इंडिया के बारे में बात करें तो आप भारत माता को जब आप देखते हो तो आप अपने देश की एक तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हो। या भारत में का जो राष्ट्रगान है हमारा, वो जब बजता है तब आपके दिमाग में भारत की एक छवि बन जाती है। जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तब आपके दिमाग में एक नेशन की, हमारे देश की इमेज बनकर आती है। जब आप वंदे मातरम सुनते हो तब आपको ये इमेज दिखाई देती है। जब आप भारत माता का पिक्चर देखते हो तब आपको भारत की इमेज बन जाती है आपके दिलो दिमाग पे। तो ये है विजुअलाइजिंग द नेशन। इस तरह से देश को रिप्रेजेंट किया गया, देखा गया। तो आर्टिस्ट यूज फीमेल फिगर टू पर्सोनिफाई अ नेशन। तो आर्टिस्ट ने यहाँ पर फीमेल फिगर का यूज किया। तो जैसे भारत में भारत माता का यूज किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पोर्ट्रेट किया था, ऐसे ही यूरोप में भी फीमेल फिगर्स को पिक किया गया देशों को पर्सोनिफाई यानी देशों को एक इंसान का रूप देने के लिए। एक इंसान के रूप में कैसे दिखाया गया देशों को? एक औरत की फिगर बना दी गई, छवि, इमेज बना दी गई।
वो फीमेल फिगर फिर देशवासियों के लिए एक देशभक्ति का बेस्ट जरिया बनी, जिसके थ्रू वो अपने आप को अपने देश के साथ जोड़ सकते थे, रिलेट कर सकते थे। तो ये फीमेल फिगर क्या रही? ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज फीमेल एलिग्री टू पोर्ट्रे द आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आर्टिस्टों ने फीमेल फिगर्स का यूज किया आइडियाज दिखाने के लिए। कौन से आइडियाज? लिबर्टी, आजादी, जस्टिस, न्याय, और रिपब्लिक यानी गणतंत्र। इन सारे विचारों को रूप देने के लिए औरतों की छवि का यूज किया गया, पिक्चर्स का यूज किया गया। जैसे भारत में भारत माता के थ्रू दिखाया गया आजादी। जब भी भारत माता की जो तस्वीर थी वो दिखाई जाती थी, तब लोगों के दिमाग में क्या आवाज आती थी? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूलिंग, कि हमें आजादी चाहिए अंग्रेजों से। तो यही यहाँ पर फ्रांस में भी हुआ। इन फ्रांस द नेशन वॉज क्रिश्चियन एज मरियन, विच इज अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम फॉर अ वुमेन। तो यहाँ पर फ्रांस में देश को नाम दिया गया क्रिश्चियन यानी मरियन, एक लेडी के रूप में इसको दिखाया गया, जो कैथोलिक चर्च इसमें क्रिश्चियनिटी में काफी पॉपुलर नाम है मरियान। मरियान नाम दिया गया फ्रांस में देशभक्ति की इस फीमेल फिगर को। Her characteristics were down from those of liberty and republic, the red cap, the tricolor, and the coquette. Her characteristics were drawn from those of, और उसकी जो अच्छाइयां थी, उस मरियान की जो तस्वीर थी उसमें जो भी दिखाया जाता था, जो भी उसमें दिखाया गया है, वो सारी चीजें कहां से ली गई है? इन पॉपुलर थॉट से ली गई है। पॉपुलर थॉट कौन से थे? लिबर्टी के थे, रिपब्लिक के थे। द रेड कैप आपने देखा था, फ्रीडम का सिंबल थी। द ट्राई कलर, फ्रांस का तिरंगा। और द कोकैट, कोकैट यानी जो हम, आपने देखा होगा कई बार जो बड़े बड़े हमारे गेस्ट यहाँ पे आते हैं, तो हम उनके शर्ट पे या उनके कोट पे फ्रंट साइड पे एक फ्लावर टाइप एक पैच लगाते हैं, उसे कोकैट कहा गया है। तो ये वहीं से निकले थे। Her statues were erected in public square and her images were marked on the coin and stamps to persuade the people to identify with it. और उसके स्टैचू को लगाया गया पब्लिक स्क्वायर में, आम जनता के लिए जो जगह थी वहां पर मरियाम के स्टैचू को लगाया गया। उसकी इमेज को मार्क किया गया कॉइन्स पे, स्टैम्प पे, ताकि लोग इसे पहचान पाए। और लोगों को बताया गया कि ये है फ्रेंच को रिप्रेजेंट करने वाली फीमेल। जर्मेनिया बिकम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। और इसी तरह जैसे मरियान फ्रांस की थी, जर्मेनिया बनी जर्मनी की, जिसके हाथ में तिरंगा था, एक स्वॉर्ड थी, जिसकी चेस्ट पे एक ब्रैकेट लगा हुआ था। तो ये सिंबल्स थे आजादी के, लिबर्टी के, फ्रीडम के, रिपब्लिक के, इक्वालिटी की। तो इस तरह से यहां पर ये सिंबल्स बनाए गए। जर्मेनिया वेयर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो ओक लीव्स का बना ताज पहनती थी। द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, जो किसका प्रतीक था? हीरोइज्म का। There were the many symbols at that time, and few of them were here. Meaning of the symbol. What was the meaning? Attribute, significance. इसका महत्व क्या था? Broken chain. Broken chain का symbol जो था उसका मतलब था being freed, आजाद होना। Breastplate with eagle, symbol of the German Empire. ब्रेस्टप्लेट जो चेस्ट पे प्लेट लगी होती है, जिस पर ईगल का साइन बना होता था जर्मन एम्पायर में, उसका मतलब था स्ट्रेंथ, ताकत। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक के पत्तों से बना ताज, उसका मतलब था हीरोइज्म, हीरो। स्वॉर्ड, तलवार, रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, और अगर तलवार के साथ ऑलिव ब्रांच है, ऑलिव जो पेड़ है उसकी कोई टहनी है, उसका मतलब है विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति के लिए तैयारी है। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, लाल, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। इसका मतलब है फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे आजादी के
लिए लड़ने वाले नेशनलिस्ट थे, उनका झंडा था ये 1848 तक। बाद में इसको बैन कर दिया गया ड्यूक ऑफ द जर्मन स्टेट्स। जो जर्मन स्टेट्स डिफरेंट हिस्सों में डिवाइडेड था, उसके जो राजा थे, ड्यूक्स कहते थे उनको, उन्होंने इस तिरंगे को बैन कर दिया। रेज ऑफ द राइजिंग सन। रेज ऑफ द राइजिंग सन यानी उगते हुए सूरज की किरणें। उगता हुआ सूरज सिंबल था बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत। तो ये सिंबल्स थे उस समय पर जो लोगों को दिखाए जाते थे, लोगों के सामने प्रेजेंट किए जाते थे, ताकि देशभक्ति की भावना को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके। क्योंकि अ पिक्चर सेज थाउजेंड वर्ड, एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है। So, the symbols played an important role in the unification, in the independence, and in the formation of nationalism in Europe. Alright, class. So, this is end of your lecture 9. Stay tuned for the next. Thank you.